सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी व्याकरण विषय भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा है क्या। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। जो भाषा शब्द है वो किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से। और भाषा क्या है? वह है, भाषा वह है जिसे बोला जाए। अर्थात भाषा का अर्थ है बोलना या कहना। इसकी परिभाषा को भी जाने। सार्थक ध्वनियों का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेना देना, हम अपने जो मन में हमारे विचार हैं उनको हम सामने वाले को सुना सके और सामने वाले की हम सुन सके, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के अब आगे रूप देखें। भाषा के रूप, भाषा का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। भाषा के बोलकर मौखिक रूप आ गया और जो लिखकर हम करेंगे उसे हम लिखित रूप कहेंगे। मौखिक भाषा का अर्थ है मुख से बोलना। हम अपने मुख से बोलते हैं, सामने वाला उसे सुनता है, तो वो क्या होगी? मौखिक भाषा। मुख द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा क्या है? जब भी हम अपने विचारों का, भावों का या विचारों का आदान प्रदान लिखकर करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब आगे देखिए, ये हो गए हमारा भाषा के रूप। आज संसार में, इसके माध्यम से आज संसार में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। वो 22 भाषाएं कौन सी हैं? देखिएगा, हिंदी उर्दू, पंजाबी संस्कृत, मराठी ओडिया, गुजराती असमिया, तमिल तेलुगु, सिंधी कन्नड़, बांग्ला मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मलयालम कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषाएं जो हमारे भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त है। अब भाषा के विविध रूपों को जाने, क्योंकि जो थी हमारी मौखिक और लिखित भाषा, उससे अलग और भी भाषा के विविध रूप हैं। विविध रूप कौन से हैं? देखिएगा, भारत में हिंदी भाषा के कई रूप प्रचलित हैं और भी कई रूप प्रचलित हैं। इन प्रचलित रूपों का वर्णन आइए इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले मानक हिंदी लेते हैं। मानक हिंदी यह व्याकरण के अनुसार एवं शुद्ध होती है। मानक हिंदी व्याकरण के अनुसार होती है और शुद्ध होती है। मानक का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने पर गठित, एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित। यह एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी और बोली जाती है, जो पूरे क्षेत्र में शुद्ध मानी जाती है और जिसे शिक्षित वर्ग तथा प्रशासनिक अपनाता है। हिंदी के उस रूप को मानक हिंदी कहते हैं जिसे शिक्षित वर्ग और प्रशासनिक अपनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? हिंदी का मानक रूप। और जैसे पत्र व्यवहार, समाचार पत्र तथा प्रशासकीय कार्यों में हिंदी के मानक रूप का ही प्रयोग होता है। मानक शब्दावली में समय समय पर परिवर्तन होता है। देखिए, जैसे चंचल में यहाँ यह आया और मानक रूप में हमने उसे अनुस्वार का रूप दे दिया, चंचल। गई को हम पहले हिंदी में इस तरह से लिखते थे, मगर जब मानक रूप से परिवर्तन हुआ तो यह को ई की मात्रा न होकर बड़ी ई का ही प्रयोग हुआ है, गई।
हिंदी में न आधा है, न आधा न होकर मानक रूप में हिंदी को क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया। ये मानक रूप का प्रयोग है। अब दूसरा है मातृभाषा। मातृ का अर्थ है माँ और भाषा का अर्थ है बोलना, जो माँ द्वारा बोली जाए। जो भाषा बच्चा अपनी माँ से ग्रहण करता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे अब देखें तो सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से भी, आसपास के वातावरण से भी अपनी मातृभाषा को सीखता है। उसे हमने एक मातृभाषा का रूप दिया। अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो किसी देश के अधिकतर में ज्यादातर निवासियों, लोगों द्वारा बोली जाती है। निवासियों अर्थात लोगों द्वारा बोली जाती है। जैसे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है ज्यादातर, चीन में चीनी बोली जाती है, अमेरिका में अंग्रेजी। इस प्रकार से अलग अलग जगह प्रयोग होती है। पहले राष्ट्रभाषा का प्रयोग राजभाषा के अर्थ में ही किया जाता था, परंतु अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा में भेद कर दिया गया है। अब हम चलते हैं भाषा के चौथे रूप की ओर, जो है राजभाषा। राज अर्थात राज्य, राज्य अर्थात शासन, शासन की भाषा। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग राजकीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा घोषित की गई और प्रतिवर्ष हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं पांचवा भाषा का भेद, अंतरराष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के पूरे संसार के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। अब ये तो हुई भाषा। अब चलते हैं बोली की ओर कि बोली क्या है। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है। क्षेत्र के आधार पर बोली भाषा का सबसे छोटा रूप होता है। जैसे कहा भी गया है, 4 कोस से बदले पानी, 8 कोस से बदले वानी। ये कहावत है कि 4 कोस पर पानी बदल जाता है और 8 कोस पर बोली अर्थात वाणी बदल जाती है। हिंदी की प्रमुख बोलियां इस प्रकार है। आइए देखें कि कौन कौन सी हैं। ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली आदि। ये हमारी क्या है, हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अब हम चलते हैं भाषा के अंग कि अंग कौन कौन से हैं। जिन अंगों द्वारा भाषा विचारों की अभिव्यक्ति करती है वे भाषा के अंग कहलाते हैं। भाषा के 5 अंग होते हैं। सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ध्वनि क्या है? मुख से निकलने वाला हर स्वतंत्र स्वर, स्वतंत्र मीन्स आजाद, जो स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से आजाद होकर स्वर निकले या स्वतंत्र जो स्वर है वो क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। अब आता है नंबर 2 पर वर्ण। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, उ, क, च आदि। तीसरे नंबर पर आता है शब्द। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे पीपल, कमल, दरवाजा आदि।
चौथे नंबर पर आते हैं पद। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जब वाक्य में शब्द को प्रयोग करते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। कहा है वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद बन जाते हैं। फिर आते हैं पांचवें नंबर पर वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार से वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा था, उसी प्रकार से शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार से फल लाया, ये शब्दों का एक सार्थक समूह है और वाक्य बना। अब चलते हैं लिपि की ओर। लिपि मौखिक भाषा के लिखित रूप को देने के लिए ध्वनि के अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। अब लिपि की परिभाषा देखें। किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं, या कहें लिखने के तरीके को, ढंग को लिपि कहते हैं। जिस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। प्रमुख भाषाओं की लिपियां देखिए किस प्रकार है। भाषा हिंदी, मराठी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली, इन सब भाषाओं की लिपि है देवनागरी। उर्दू, अरबी, इनकी लिपि है फारसी। पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश, इन सब की लिपि है रोमन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है व्याकरण। व्याकरण का कार्य भाषा को नियमबद्ध करना है। नियम में रखने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें इसकी परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है, और जो हमें भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप की पहचान भी करवाता है, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 4 मुख्य अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। अब सबसे पहले देखिए वर्ण विचार। इसमें वर्णों की बनावट के बारे में पता लगता है, भेद, उनके उच्चारण, इनकी उत्पत्ति, संयोग, संधि आदि पर विचार किया जाता है। दूसरे नंबर पर शब्द विचार। शब्द विचार में इसमें शब्द के स्वरूप के बारे में, उसके भेद के बारे में, प्रकार, लिंग, वचन, काल आदि पर विचार किया जाता है। उसके बाद आते हैं पद विचार। इसमें पद रचना, पद भेद तथा पद परिचय आदि पर विचार किया जाता है। और अंतिम अंग है वाक्य विचार। इसमें वाक्य की रचना, भेद, पदक्रम तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका ये पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पूर्ण हुआ। आप इसे ध्यान से सुने और आप भी इसका अध्ययन करें और अभ्यास कार्य करके देखें। धन्यवाद।